ईरान और इसराइल के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन खतरे की आशंका बनी हुई है। ये इसलिए क्योंकि अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव खारिज हो गया जिसने ट्रंप को अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का एक तरह से लाइसेंस दे दिया है। जी हाँ, दरअसल ये सारा मामला जुड़ा है हाल ही में अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर, जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसके बाद अमेरिकी संसद में इस हमले का विरोध हुआ और सीनेट में इसके खिलाफ वॉर पावर रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव 53-47 से खारिज हो गया। यानी 53 लोगों ने इसके विरोध में वोट किया तो वहीं 47 सीनेटर्स ने इसके पक्ष में। प्रस्ताव खारिज होने का क्या मतलब हुआ? अमेरिका में किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस यानी संसद के सदस्यों से एक औपचारिक मंजूरी लेनी होती है, लेकिन हाल ही में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश जारी किया तो उन्होंने कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली, जिसे अमेरिकी सीनेटर्स ने संविधान का उल्लंघन माना, जो कि अमेरिका के 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत आता है। इस कानून का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति के सशस्त्र संघर्षों में अमेरिकी सेना को शामिल करने की शक्ति को सीमित करना है, खासकर जब तक कांग्रेस से परामर्श या अनुमति न ली जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस से अनुमति नहीं ली। इसके विरोध में यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये प्रस्ताव बहुमत से खारिज हो गया है। 27 जून 2025 को सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के 53-47 से खारिज होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की कोई औपचारिक बाध्यता नहीं रही। इससे ट्रंप प्रशासन को भविष्य में ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाइयों की स्वतंत्रता मिल गई है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. हालांकि इसमें बस एक शर्त यह है कि ट्रंप को 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के 60 दिन की नियम का पालन करना होगा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना सीमित समय के लिए ही सैन्य कार्रवाई की अनुमति होगी। संघर्ष बढ़ने का खतरा हुआ तेज। इस प्रस्ताव के खारिज होने से ईरान के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान ने पहले ही जवाबी कार्रवाइयों की धमकी दी है और इस वोटिंग ने ट्रंप प्रशासन को और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने का मौका दे दिया है। कुछ सीनेटर्स ने ट्रंप के इसी रुख को सही माना। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सुझाव दिया कि अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करता है तो हमले तेज किए जाएं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन को किसी भी तनाव की स्थिति में ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने की एक तरह से लगाम उनके हाथ में आ गई है। हालांकि इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अमेरिका में संवैधानिक चिंताएं भी बढ़ी हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को जरूरत से ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ इसराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए, जिसमें कि ईरान में व्यापक नुकसान हुआ। इसके बाद डेमोक्रेट्स ने इसे बिना कांग्रेस की मंजूरी के असंवैधानिक करार दिया। हालांकि अब यह प्रस्ताव खारिज हो गया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक बड़ा मौका मिल गया है। यानी कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई का कदम उठाना चाहे तो उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस की अनुमति नहीं लेनी होगी। ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया युद्ध ने दुनिया में पावर बैलेंस के गेम को हिला दिया है। जहां इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं ईरान ने भी नुकसान की बात स्वीकार भी की है। लेकिन इस युद्ध ने ईरान का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ा दिया है। अकेले इजराइल और अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत ने उसकी साख को मुस्लिम देशों में मजबूत जरूर बनाया है। ईरान के पड़ोसी मुल्कों में इसका डर भी अब देखने को मिल रहा है। यमन सरकार के हालिया दावों ने न सिर्फ यमन में ईरान की दखलंदाजी को सामने लाया है, बल्कि अपने प्रॉक्सी हूतियों को भी ईरान मजबूत करने में लगा है। यमन सरकार का दावा है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों को महज हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री ही वहां शिफ्ट कर रहा है। यमन सरकार ने इसे गंभीर चेतावनी तक करार दिया। यमन सरकार के अनुसार ये फैक्ट्रियां सादा, हज्जा और राजधानी सना के आसपास लगाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं, बल्कि पूरी खाड़ी और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी
गहरा संकट आ सकता है। हूतियों को मिल रही ईरान की टेक्नोलॉजी। यमनी अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहियों को अब सिर्फ पुराने हथियार नहीं दिए जा रहे, बल्कि उन्हें एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। जिस तरह के हथियार हाल में ही ईरान ने इस्तेमाल किए, हूतियों ने भी उन्हीं से मिलते जुलते सिस्टम के साथ पड़ोसी देशों और समुद्री मार्ग पर हमले किए हैं। इससे साफ है कि हथियारों की सप्लाई के साथ साथ ट्रेनिंग और ऑपरेशन तक की पूरी स्क्रिप्ट तेहरान से लिखी जा रही है। इसकी बानगी अमेरिका के साथ हुए हालिया संघर्ष के दौरान भी देखने को मिली थी, जब अमेरिकी ड्रोन्स को हूतियों ने निशाना बनाया था और तो और अमेरिका की नौसेना बेड़े को निशाना बनाते हुए भी कई मिसाइलें दागी गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैश्विक समुद्री रास्तों पर मंडरा रहा है खतरा। यमन सरकार के इस दावे से गल्फ ऑफ एडन और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रूट जो पहले से ही तनाव में है, ऐसे में अगर ईरान वाकई यमन को मिसाइल और ड्रोन बेस में बदल देता है तो ये सिर्फ मध्य पूर्व के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी हाल में माना है कि हूती विद्रोही भविष्य में अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हूतियों ने दी थी धमकी। जंग के दौरान यमन की हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इजराइल का साथ देने को लेकर धमकी देते हुए चेताया था। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच में मई में ही एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहमति व्यक्त की थी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएगा। इस संघर्ष विराम के पहले इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार हूती विद्रोहियों के ऊपर हमले कर रहे थे। इन हमलों में हूतियों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। आपको बता दें, हूती विद्रोहियों को ईरान का ही प्रॉक्सी समूह माना जाता है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्पाहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ठिकाने इस्पाहान पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखा गया है। सवाल उठता है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम होने के बावजूद इस ठिकाने पर लगभग हमला नाकाम क्यों रहा। पेंटागन के मुताबिक इस्पाहान का परमाणु ठिकाना जमीन के इतने अंदर बना हुआ है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए अमेरिका ने इस ठिकाने पर हवाई बमबारी की जगह टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले केवल सतह तक सीमित रहे और अंदर मौजूद महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस्पाहान में ईरान का करीब 60% संवर्धित यूरेनियम भंडार छिपा है। ये संवर्धित यूरेनियम किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है। इसका मतलब है कि इस्पाहान पर हमला नाकाम रहने से ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहां गया यूरेनियम? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमले से पहले कुछ यूरेनियम को इन ठिकानों से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कुछ भी नहीं हटाया गया था। लेकिन एक प्रेस ब्रीफिंग में शामिल सांसदों ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम की सटीक मात्रा और स्थान की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले से ईरान की सैन्य क्षमता को आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन परमाणु खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।